हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो सामाजिक विज्ञान क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान का इस समय चौथा लेसन जो पढ़ाया जा रहा है, चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कृषि प्रकार और मुख्य फसलें। ये जो चौथा चैप्टर है भूगोल का आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, आप इससे चौथे चैप्टर के पिछले कुछ वीडियो में आपने कृषि के बारे में पढ़ा, जो मुख्य फसलें होती हैं कृषि की उनके बारे में समझा, और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई, खासतौर पे हरित क्रांति को लाया गया, तो किस तरह से देश में फसलों का उत्पादन बढ़ गया। साथ ही साथ कृषि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, और कृषि पर कितने परसेंट 60 से 70% लोग निर्भर करते हैं देश की। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब आगे कृषि वित्त, मतलब ये कि कृषि के लिए, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरह से ऋण की, अगर ऋण उपलब्ध हो तो कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत, आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में देश कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। भारत तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। तो कृषि का उत्पादन बनाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या क्या सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कृषि वित्त, देखिए, प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिए वित्त एक मूल्य आवश्यकता है। भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र होने से इसके विकास हेतु खास वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब ऋण जो होता है, वित्त होता है किसी भी कार्य में, चाहे कृषि हो गया, उद्योग धंधे हो गए, या व्यापार हो गया, किसी भी कार्य में ऋण की आवश्यकता पड़ती ही है। जिनके पास पैसे की कमी है उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण लेने के बाद ही वह उत्पादन कार्य कर सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। तो वित्त की आवश्यकता होती है, 3 प्रकार के होते हैं वित्त, जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वित्त होते हैं? एक होता है अल्पकालिक वित्त ऋण, दूसरा मध्यकालिक ऋण, और तीसरा दीर्घकालिक ऋण। तो अल्पकालिक ऋण क्या होता है? अल्पकालिक ऋण का मतलब ये होता है कि इसकी जो आवश्यकता होती है, बीज, उर्वरक, पशु आहार, चारा खरीदने, कृषि उत्पादों को बेचने, मजदूरी, कर का भुगतान करने आदि वर्तमान क्रियाकलापों के लिए पड़ती है। अल्पकालिक जो ऋण या वित्त होता है वो कृषि से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है, और उसको चुकाने का जो समय होता है वो कुछ साल के अंदर उसे चुकाने की ये काम किया जाता है, मतलब इसे चुका दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी फसल 6 महीने, 4 महीने से 6 महीने तक वो काट लिया जाता है, उत्पादन कर लिया जाता है बोने के बाद। उसके बाद ऋण का क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। ऋण जो लिया जाता है ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। तो इसलिए यह अल्पकालिक ऋण होता है, जो ज़्यादा पैसे की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। साथ ही साथ जो मध्यकालिक ऋण है वो क्या है? पशुओं तथा भूमि के परिष्कार से संबंधित कार्यों के लिए इन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। पशुओं को खरीदना है या भूमि से संबंधित हमें काम करना है, भूमि को खरीदना है, तो ऐसे में इन दोनों कामों के लिए हमें मध्यकालिक ऋण लेना पड़ता है। साथ ही साथ दीर्घकालिक ऋण क्या है? नई भूमि खरीदना, ट्यूबवेल खोदना, मशीनों को खरीदना, ऐसे कई वर्षों तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साधनों पर खर्च करने के लिए इन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें ये दीर्घकालिक ऋण कहलाते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता होती है और कई वर्षों तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो साधन होते हैं उनमें खर्च करने के लिए ऐसे ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। उस पर जो ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो वो दीर्घकालिक ऋण में आते हैं। अब इन ऋणों को आप भुगतान कैसे होता है? अब हमें ऋण चाहिए, किसानों को ऋण चाहिए, व्यापारियों को ऋण चाहिए, तो वो ऋण कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे में बहुत सारी समितियाँ, बहुत सारे बैंकों की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा, ताकि ऋण सस्ते में आम जनता को, कृषकों को, व्यापारियों को मिल सके। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, सहकारी साख समितियाँ, तो इसको जो आरंभ किया गया था वो कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसे क्या किया गया? शुरुआत की गई। तो इनकी जो स्थापना की गई सहकारी साख समितियों की, वो 1904 ईस्वी में सहकारी आंदोलन आरंभ किया गया। इसके बाद इनकी स्थापना की गई। अब सहकारी साख जो समितियां, इसका मतलब क्या था? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि साख उपलब्ध कराना, ऋण देना, मतलब साख या ऋण देना, ताकि
लोग इससे क्या कर सकें, अपना उत्पादन कार्य को बढ़ा सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले सहकारिता की प्रगति धीमी थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रगति बहुत तेज हुई। इन सहकारिताओं की प्रमुख कमी वित्तीय स्रोतों का अभाव था। मतलब इन सहकारी जो समितियां थी, इनमें पैसे की पहले कमी थी। देश की आज़ादी से पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों का भारत में शासन था, तो इनके पास उस टाइम पे पैसे की कमी थी, जिसके कारण ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद सरकार ने भी इस क्षेत्र में ध्यान दिया और फिर इन्होंने क्या किया, अपना काम तेज किया। तो जो सहकारी साख समितियां थी, इसकी स्थापना जो किया गया वो 1904 में किया गया, और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऋण उपलब्ध कराना, देशवासियों को ऋण उपलब्ध कराना। और दूसरा क्या पॉइंट है, भारतीय सहकारी बैंक। तो जो भारतीय सहकारी बैंक था, ये एक प्रकार का बैंक जो जनता को ऋण देगा, जो किसानों को, व्यापारियों को ऋण देगा। तो इसको खोलने का जो सुझाव था वो खुसरो स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था, खुसरो स्मिथ ने दिया था। कब, 1993 ईस्वी में। तो यह बैंक जो था बहुराज्य सहकारी समितियों के अधीन पंजीकृत किया गया है। मतलब कि इस बैंक पे बहुत सारे राज्यों का क्या था, बहुत सारे राज्यों का के अधीनता में ये बैंक था, बहुत सारे राज्यों का अधिकार इस बैंक पे था। तो यह बैंक जो था वो सहकारी साख समितियों के स्वामित्व में चलाया गया। जो आपने पहले सहकारी साख समितियों के बारे में समझा, तो उसी के स्वामित्व में, उन्हीं के द्वारा ये बैंक जो था, भारतीय सहकारी बैंक, उसको चलाया गया था। और यह सभी सहकारियों के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में चलाया गया। मतलब कि ये शीर्ष बैंकों में जो भी साख उपलब्ध कराएंगी, उनमें ये जो भारतीय सहकारी बैंक होगा वह शीर्ष पे होगा, उसका ज़्यादा महत्व होगा। और यह राज्यों के बैंक कार्य क्रियाकलापों के नेतृत्व प्रदान करेगा। मतलब कि वे सभी का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, सभी को एक साथ लेकर चलेगा। तो इसका भी जो मुख्य काम था भारतीय सहकारी बैंक का, ऋण उपलब्ध कराना, साख उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट क्या है, भूमि विकास बैंक। तो जो भूमि विकास बैंक था, भूमि के अस्थायी सुधारों, कृषि औजारों की खरीद और पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए ये साख प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक का काम क्या होता है कि भूमि में अस्थायी सुधार में लाना। भूमि में जानते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति टाइम टाइम से खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसमें उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें खादों की, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हमें कर्ज लेना है, ऋण लेना है, तो भूमि विकास बैंक ऋण देता है। कृषि औजारों को खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना, हल खरीदना है, कंबाइन या अन्य चीज़ें खरीदना है, तो भूमि विकास बैंक ऋण देगा, लोन देगा। तो या पुराने ऋणों का भुगतान करना है, तो ऐसे में ये सभी कार्य भूमि विकास बैंक के द्वारा किया गया। फिर भूमि विकास बैंक को द्वारा दिए गए ऋण सामान्यतः कृषि संपत्तियों की प्रतिभूति पर स्वीकार किए जाते हैं। मतलब कि अगर आपको ऋण लेना है तो आपको अपनी संपत्ति दिखानी होगी कि आपके पास संपत्ति है, बिना संपत्ति के आपको ऋण नहीं मिल सकता। तो भूमि विकास जो बैंक जो ऋण देता है वो कृषि की संपत्तियों के आधार पर वह ऋण देता है। और यह भूमि विकास बैंकों की संरचना में देश में क्या है, असमान है। इसकी जो संरचना है वो देश में समान नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रायः केंद्रीय जो भूमि विकास बैंक है वो प्राथमिक भूमि विकास बैंक में सम्मिलित रहते हैं। और साथ ही वाणिज्यिक जो बैंक की प्रविष्टि होती है, उनमें भूमि विकास बैंक की कृषि ऋण देने की दिशा में कमी में गिरावट आई है। पहले की तुलना में हम कह सकते हैं कि जो भूमि विकास बैंक था वो पहले ज़्यादा ऋण दिया करता था, लोग ज़्यादा लोन लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके लोन देने में या ऋण लेने में गिरावट आई है, कमी देखने को मिली है। तो भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि में अस्थायी सुधार के लिए, कृषि औजारों को खरीदने के लिए, साथ ही पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। वो भी दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब ये नहीं कि आपने ऋण लिया, कर्ज लिया और 2 महीने 6 महीने में आपको देना हो, आप लंबे समय तक कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। तो ये काम होता है भूमि विकास बैंक का। अब आगे है चौथा, वाणिज्यिक बैंक। अब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। गांव के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके लिए वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं। अब जो ग्रामीण ऋण देने की बात है वाणिज्यिक बैंकों का, तो उस समय अगर 1951-52 की हम बात करें
तो जो कुल ऋण लिया जाता था ग्रामीणों के द्वारा, उसमें इनका जो भाग था वो कितना था, 0.9%। 1950-51 में, मतलब 51-52 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके आसपास का जो समय था, उसमें वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा लोन नहीं देता था, कर्ज नहीं देता था, तथा 1961-62 में इसका जो हिस्सेदारी था वो 0.7% था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि किसानों के ऋण की आवश्यकता के प्रति तथ्य मतलब कि अलग रहे। वाणिज्यिक बैंकों से ज़्यादा किसानों ने कर्ज नहीं लिया। लेकिन 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 1969 ईस्वी में। इसी प्रकार के जो 14 वाणिज्यिक बैंक थे उनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो उसके पश्चात क्या हुआ, 1980 में अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो वाणिज्यिक बैंक थे 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात जो छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, ग्रामीण कारीगर थे, उन्होंने ऋण लेना शुरू कर दिया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोला गया। और क्षेत्र में हर जगह पे ग्रामीण बैंक को खोला गया, जिससे क्या हो कि जो साहूकार लोग होते हैं वे किसानों का, छोटे व्यापारियों का, छोटे किसानों का शोषण न कर सकें। तो इसमें यह था कि वाणिज्यिक बैंक जो थे, शुरू में देश की आज़ादी के पास लोग, आज़ादी के आसपास लोग वाणिज्यिक बैंक से ज़्यादा कर्ज नहीं लेते थे, लेकिन बाद में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का और 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोला गया हर क्षेत्र में, जिससे क्या हुआ, छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, ग्रामीण कारीगर, उन्होंने लोन लेना, कर्ज लेना शुरू कर दिया ताकि साहूकार जो हो वो शोषण न कर सके। साहूकारों को शोषण से बचाने के लिए इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई। इसमें का लास्ट पॉइंट क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, सबसे पहले जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई वो कब की गई, 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य क्या था, मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्यों स्थापना की गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गांव के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि छोटे किसान, सीमांत किसान होते हैं, कृषि श्रमिक होते हैं, कारीगर और गांव के जो अन्य निर्धन निवासी होते हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य क्या था कि छोटे किसान, गरीब किसान, कृषि श्रमिक, कारीगर और निर्धन निवासियों को ऋण उपलब्ध कराना, कर्ज देना। इसी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कब की गई, 1975 ईस्वी में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि होता है या व्यापार होता है या वाणिज्य उद्योग होता है और अन्य उत्पादन क्रियाकलापों का विकास करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, गांव में हम सभी जानते हैं कि कृषि का मुख्य भाग होता है गांव में, तो कृषि में सुधार है, व्यापार में सुधार है, वाणिज्य उद्योग का विकास, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इसीलिए इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अब प्रत्येक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो क्या करता है, उनके पास पूंजी जो होती है 25 लाख रुपए है। कितने, 25 लाख रुपए होती है और वह इसका 50% सरकार की सहायता राशि, यानी कि सरकार 50% उपलब्ध कराती है। 25 लाख का 50% कौन उपलब्ध कराता है, सरकार उपलब्ध कराता है और 15% राज्य सरकार देती है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए जिम्मेदार वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, कितना परसेंट देती है, 35%। जो 50% सरकार उपलब्ध कराती है उसमें से 15% राज्य सरकार देती है। मतलब कि अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास 25 लाख रुपए हैं तो 12.5 लाख रुपए कौन देगा, सरकार देती है। उसमें से 15% राज्य सरकार देती है और 35% कौन देता है, वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वे देते हैं। अब नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड की जिम्मेदारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने, नीतियों को बनाने, पुनः साख प्रदान करने तथा उनकी उपलब्धि का निरीक्षण करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसी को क्या कहा जाता है, नाबार्ड कहा जाता है। तो इसका स्थापना कब किया गया, जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया,
1982 ईस्वी में। इसने शीर्ष निकाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में अपने सभी कार्यों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने हाथों में संभाल लिया। मतलब ये कि क्षेत्र का विकास करने के लिए, अब इसका भी मुख्य काम क्या था, साख उपलब्ध कराना। तो क्षेत्र के विकास के लिए सभी कार्य जो रिजर्व बैंक के हाथों में, डायरेक्ट रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक क्या होता है, सभी बैंकों का बैंक है, वो मुख्य बैंक है देश का। तो उससे क्या किया, नाबार्ड ने उन सभी कार्यों को जो उस समय रिजर्व बैंक कर रहा था उसे अपने हाथों में ले लिया। अब ये सारे कार्य जो गांव से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य थे, साख देने की बात थी, वो नाबार्ड के द्वारा दिया जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों की दीर्घकालिक साख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1963 में कृषि पुनः वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय की साख उपलब्ध कराना, लंबे समय तक ऋण देने की व्यवस्था है। तो 1963 ईस्वी में क्या किया गया, कृषि पुनः वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। और साथ ही साथ इसके अलावा क्या किया गया, इसको भी 1982 को नाबार्ड में विलीन कर दिया गया। जो कृषि पुनः वित्त और विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई थी, किस लिए, कि गांव वालों को, कृषकों को लंबे समय तक का कर्ज देने के लिए, लंबे समय तक कर्ज देने के लिए कृषि पुनः वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन 1982 ईस्वी में क्या किया, जब नाबार्ड की स्थापना की गई तो नाबार्ड में ही इसे भी क्या किया गया, मिला लिया गया, उसी में क्या किया गया, विलीन कर लिया गया। अब नाबार्ड की अधिकृत अंश जो पूंजी थी 500 करोड़ थी, तथा प्रदत्त पूंजी कितनी, 100 करोड़ रुपए, यानी कि 5 + 1 600 करोड़ रुपए क्या थी, नाबार्ड की अंश पूंजी थी। अब नाबार्ड का काम क्या था, नाबार्ड का जो काम था, नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान और पुनः साख संस्थान के रूप में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण सहायता देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्त सुविधा उपलब्ध करवाकर दोहरी भूमिका निर्वाह करता है। मतलब ये कि नाबार्ड का जो काम है, जो कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को, किसानों को या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने वाले लोगों को जो कर्ज देते हैं, जो बैंक आपने पहले ही पढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, जिला सहकारी समितियां, ये सब पढ़ा है ना, सहकारी समितियां। तो उन सभी बैंकों समितियों को नाबार्ड क्या करता है, कर्ज देता है, ताकि वे बैंक क्या कर सकें, गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को, किसानों को कर्ज दे सकें। तो इसका जो मुख्य काम होता है, ये बैंकों को साख उपलब्ध कराता है। अब अगला पॉइंट क्या है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। अब देखिए, ग्रामीण ऋणग्रस्तता आखिर में किसे कहते हैं। देखिए, हम जो सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे, कृषि पे आधारित है। और गांव में जो किसान होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, बहुत कम ऐसे किसान होंगे जो धनी होंगे, जिनके पास ज़्यादा खेत होगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और सभी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि गांव के जो किसान होते हैं वे ऋणों में दबे होते हैं, कर्ज में दब जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना खेत है नहीं कि वे ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा आय कमा सकें। तो वे ऋणों में दबे होते हैं और हमेशा उन्हें ऋण लेना पड़ता है, हमेशा उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। अब ऐसे में उपज भी कम होता है, किसानों की उपज कम होता है, तो ऋणों को वो चुका नहीं पाते। अगर उपज ज़्यादा होता तो उनको पैसा ज़्यादा मिलता, उसको बेच करके उन्हें पैसा ज़्यादा मिलता, क्योंकि उपज कम होता है तो उन्हें पैसा मिलता नहीं है ज़्यादा, तो वे ऋणों को चुका नहीं पाते हैं। और वह ऋण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी कि किसी के पिताजी ने कर्ज लिया तो वे पिताजी कर्ज चुका नहीं पाए, तो उस बेटे के समय वो कर्ज रहेगा, बेटा को चुकाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं चुका पाया तो उसका बेटा। तो ऐसे में जो ऋण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ऋण बना रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी स्थिति को ग्रामीण ऋणग्रस्तता कहा जाता है। जो गांव के लोग, एक पीढ़ी जब कर्ज को नहीं चुका पाती है तो वो कर्ज किसके पे चला जाता है, उसके दूसरे पीढ़ी पे, उसके बच्चों पे चला जाता है, उनके अलग अगले संतानों पे चला जाता है। तो इसी को ग्रामीण ऋणग्रस्तता कहते हैं। अब ग्रामीण ऋणग्रस्तता का जो अनुमान है, तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, सर्वेक्षण किया। तो 1951, 1961, 1971 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, ग्रामीण ऋणों की स्थिति का सर्वेक्षण किया। मतलब ये सर्वेक्षण किया कि 1951 में कितने % लोग ऋणग्रस्तता से दबे हुए थे, ऋण से दबे हुए थे, कर्ज में दबे हुए थे। 1961 में कितने लोग दबे हुए थे, 1971 में। ये सारी चीज़ों का क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। तो 1981 ईस्वी में अखिल भारतीय ऋण निवेश सर्वेक्षण को राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण संगठन ने किया था, वो क्या पाया कि 1961 में ग्रामीण ऋण 1954 करोड़ रुपए थी। यानी कि गांव के लोगों ने कितना कर्ज लिया था 1961 में, 1954 करोड़। परंतु
इस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1981 में यह जो ऋण था वो बढ़ के कितना हो गया था 6,193 करोड़ रुपए। मतलब कि अगले 20 सालों में जो ऋण हुआ वो लगभग 3 गुना बढ़ गया। जहाँ पे 1,954 करोड़ था वो कितना हो गया 6,193 करोड़ हो गया। 1961 से 71 के बीच ग्रामीण ऋणग्रस्तता जो थी वो 97% थी, लेकिन 1981 में यह 60% बढ़ी थी। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हर 10 वर्ष में जो ऋण थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में गांव का विकास कैसे हो सकता है? जब गांव का किसान हो, गांव का व्यक्ति वो ऋण में लगातार दबा रहेगा तो गांव का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उपज कम होती है, ऐसे में गांव वालों को ऋण लेना पड़ता है। ग्रामीण व्यापारियों को, कृषकों को, अलग से काम करने वाले लोगों को ऋण लेना पड़ता है, जो उनके न तो उनके परिवार के लिए ये अच्छा है न ही देश के लिए। तो ऐसे में इसका परिणाम क्या होता है? अब ऋण में किसान दबा रहेगा तो इससे क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या क्या परिणाम होता है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आर्थिक परिणाम मतलब कि गांव के ऋणग्रस्तता से आर्थिक परिणाम क्या क्या आर्थिक में क्या असर पड़ता है? तो इसमें ये है कि चूंकि किसान को ब्याज तथा मूलधन चुकाने में अपने उत्पादों का एक बहुत बड़ा भाग देना पड़ता है, अतः उत्पादन में उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब ये है कि किसानों को अपना जो ऋण चुकाना है, कर्ज चुकाना है, उसके लिए वो क्या करता है, किसानों को जिसने पैसा लिया वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसे उस पैसे के बदले में ब्याज भी देना पड़ता है। तो उसे जो भी उत्पादन होता है, चावल, गेहूँ, जो भी उसका अनाज उत्पादन होता है, उसे ज़्यादातर मात्रा में बेच के वो क्या करता है, उन कर्जों को चुकाता है, जिससे किसान की आय घट जाती है। किसान ने 20,000 कर्ज लिया, 10,000 उसका ब्याज हो गया, तो 30,000 उसको भुगतान करना है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, जो धान हुआ फसल, धान की फसल हुई या गेहूं की फसल, उसे बेच देगा। तो बेचने के बाद उसे जो पैसा मिलेगा वो क्या करेगा, वो चुका देगा, कर्ज चुकाएगा, लेकिन उसके पास पैसा फिर बचेगा नहीं, बचेगा, बहुत ही कम बचेगा। तो किसान की आय जो होती है वो कम होती जाती है। तो ऋण की शर्तें भी ऐसी होती हैं कि किसान अपनी उपज साहूकारों को मूल्य पर बेचने का विवश हो जाता है। मतलब ये है कि किसान ने कर्ज लिया है तो आप सभी जानते हैं कि अनाज का जो मूल्य होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे में उसे कम दाम पे अनाज को बेचना पड़ता है, क्योंकि उसे कर्ज को चुकाना है। तो ऐसे में उसको अपने मूल्य, जो मूल्य उसकी फसल का मिलना चाहिए, अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। इससे किसान की कृषि उत्पादकता में भी हतोत्साहित होता रहता है। मतलब कि उसको मूल्य अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो फिर वह कृषि की तरफ उतना ध्यान दे नहीं पाता है। दूसरा क्या होता है कि बेचने की शर्त भी किसान के विरुद्ध होती है। ऋण की शर्तें किसान को साहूकार से बहुत ऊंची कीमत पर उपभोक्ता वस्तुओं, अन्य मालों को खरीदने के लिए विवश कर देती है, जिससे क्या होता है, उपज का मूल्य कम मिलता है। तो मतलब कि अब किसान अपने हिसाब से बेच नहीं सकता, अपने फसलों को अपने हिसाब से बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसे ऋण चुकाना होता है। तो ऐसे में उपज को, उस उपज का जो मूल्य उसे मिलना चाहिए, जैसे कि धान है 18 रुपये किलो बिक रहा है, तो अब 18 रुपये किलो जो खरीदने वाला व्यापारी है वो 18 रुपये नहीं खरीदेगा, वो 15 रुपये खरीदेगा, 15 रुपये किलो। तो किसान को 15 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसे ब्याज को चुकाना है। तो यही क्या होता है, उसको अच्छे से मूल्य मिल नहीं पाता है। अगर वह किसान किसी भी कर्ज में नहीं डूबा होता तो वो अपने हिसाब से उन वस्तुओं को बेचता, उन फसलों को बेचता, उसे अच्छा मूल्य मिलता। लेकिन क्योंकि किसान जो होता है वो कर्ज में डूबा रहता है, तो उसे अच्छे से मिल नहीं पाता, मूल्य मिल नहीं पाता है। तीसरा क्या होता है कि ऋण लेते समय छोटे किसान अपनी भूमि साहूकारों के पास गिरवी रखने के लिए विवश हो जाते हैं। जो साहूकार होते हैं, किसान ऋण लेता है और ऋण के बदले उसे क्या करना पड़ता है, अपना जो घर होता है, मकान होता है, अन्य जमीनें होती हैं, उसे गिरवी रखना पड़ता है। और बाद में ऋण न चुकाने के कारण वह भूमि हड़प ली जाती है। ऐसा पहले होता था, जब बैंक नहीं थे तो साहूकार जब कर्ज दिया करते थे तो बहुत सारे लोगों की जमीन में हड़प लेते थे, यह कहकर कि उनका कर्ज इतना ज़्यादा है, ब्याज इतना ज़्यादा हो गया कि वो किसान चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में उसकी ज़मीन, घर या खेत को वे क्या करते थे, हड़प लेते थे, ले लेते थे। तो ये था आर्थिक परिणाम। अब सामाजिक परिणाम क्या होता है कि सामाजिक जीवन पर ग्रामीण ऋणग्रस्तता का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका उल्लेख अग्रवत है। मतलब कि क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इसको जानते हैं।
तो प्रभाव ये पड़ता है कि जो ऋण देने वाला होता है ऋणदाता और जो ऋण लेने वाला होता है किसान या अन्य व्यापारी, उनके बीच का संबंध खराब हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि साहूकारों के पास भूमि चली जाने से किसान भूमिहीन श्रमिक बन जाता है। जिस किसान के पास भूमि था वो किसान था, ब्याज न देने के कारण, कर्ज न देने के कारण वो भूमि किसके द्वारा ले ली गई? साहूकार के द्वारा ले ली गई। अब किसान के पास जो भूमि था वो समाप्त हो गया और किसान क्या हो गया? भूमिहीन श्रमिक बन जाते हैं। तो इस तरह सामाजिक श्रेणी क्रम में निरंतर गिरावट आती जाती है। इस तरह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये होता है कि भूमिहीन और ऋणग्रस्त भूमिहीन किसान एक बार स्वयं को ही गिरवी रखने के लिए विवश हो जाते हैं। जब उनके पास कोई काम धाम नहीं रहता है, उनका भूमि भी हड़प लिया गया, तो उनके पास कोई काम धाम नहीं है, ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं को ही गिरवी रखना पड़ता है और फिर वे दास बनकर, बंधुआ मजदूर बनकर साहूकार के यहाँ या जमींदार के यहाँ उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। जब पैसा नहीं मिलता है, काम उनके पास होता नहीं है, तो अपने आप को ही गिरवी रख कर वे पैसा लाते हैं और फिर वे जिंदगी भर साहूकार के यहाँ या जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर, दास बनकर काम करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये सब होता है ये सामाजिक परिणाम होता है। अब अगला पॉइंट ये है कि ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के उपाय क्या किया जाए कि किसान हो या छोटे मजदूर हो, उन्हें ऋण न लेना पड़े ज़्यादा, उन्हें इस प्रकार की परेशानी न हो। इसके कुछ हल हो सकते हैं, जिनमें पहला क्या है कि पुराने ऋणों को समाप्त करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मतलब ये कि जो भी पुराने ऋण हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण बकाया है किसानों का, जो वे चुका नहीं पाए हैं 20 वर्षों से 50 वर्षों से, उन ऋणों के संबंध में उचित कदम उठाया जाए। अब उचित कदम ये उठाया जा सकता है कि उन ऋणों को माफ़ कर दिया जाए, उन कर्जों को माफ़ कर दिया जाए। और दूसरा क्या है, एक न्यूनतम और उत्पादक किस्म तक नए उधारों की सीमित रखने की उपाय किए जाने चाहिए। कि न्यूनतम एक नया किस्म हो, उत्पादक किस्म नया उधार, मतलब कि नया उधार दिया जाए, पुराने उधारों को तो समाप्त कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, माफ़ कर दिया जाए और नए किस्म के उधार दिए जाए। ये भी टाइमिंग उस पर होनी चाहिए, कितने टाइम तक इसका उधार का बकाया हो जाना चाहिए, वापस मिल जाना चाहिए। और जो ब्याज होता है, उस पर ब्याज लिया जाता है, वो ब्याज कम होना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा। कम ब्याज होगा तो किसान उसको चुकाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्याज ज़्यादा हो तो किसान चुका नहीं सकता। साथ ही साथ और क्या किया जाना चाहिए, साहूकारों की वृद्धि पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक है। साहूकार जो होते हैं, जो कर्ज देते हैं, अब साहूकार का समाज में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो विभिन्न प्रकार के बैंक बनाए गए हैं तो किसानों को ऋण देने के लिए, उन बैंकों के द्वारा ही किसानों को ऋण लेना चाहिए, न कि साहूकारों के द्वारा। तो ऐसे में ऐसा कुछ हो तो ऋणग्रस्तता को समाप्त किया जा सकता है। अब भारतीय किसानों के ऋणग्रस्तता के कारण क्या है? क्यों भारतीय जो किसान होते हैं वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है? इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं, देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण क्या है, आय का निम्न स्तर और कृषि जोतों का छोटा होना, उत्पादकता की कमी। किसानों को ऋण क्यों लेना पड़ता है, कर्ज क्यों लेना पड़ता है? इसका ये कारण होता है कि जो किसान के पास आय होता है, किसान जो कमाता है वो बहुत ही कम कमाता है, उनके खेत जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। खेत कम होना, कम पैसा कमाना, और जो खेत में उत्पादन होता है फसलों का वो बहुत ही कम होता है। इन सभी कारणों से किसान को कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो उन्हें कर्ज लेना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए ग्रामीण लोग ऋण लेते हैं। गाँव में देखते हैं विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ होते हैं, जिसमें उन्हें अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उन्हें कर्जदार बना देती हैं, उन्हें कर्ज में डुबा देती हैं। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। जो आवश्यकता हो उसी को करना चाहिए, न कि विभिन्न प्रकार के ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है कि भारतीय किसान अधिकतर मुकदमों में फंसे रहते हैं। यह अत्यधिक खर्चीली और समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो मुकदमा हो जाता है, खेत में लड़ाई झगड़े के कारण या अन्य झगड़ों के कारण मुकदमा होने से वे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और लगातार क्या होता है, कोर्ट में आते जाते रहने से एक तो समय की बर्बादी और ऊपर से काफ़ी अधिक पैसा भी खर्च होता है। इन सभी कारणों से भी किसान कर्ज में डूबता है। चौथा कारण क्या है, हमारे किसानों के वर्तमान ऋण का एक बड़ा भाग
पैतृक ऋण बन गया है। मतलब कि जो किसान का ऋण है, कर्ज है, वो उसके दादा परदादा या उसके पापा ने लिया, पिताजी ने लिया, तो वो कर्ज किसान के आगे आने वाले भविष्य में भी वो कर्ज बना रहता है, जिसके कारण ये ऋणग्रस्तता को दिखाता है। लास्ट कारण क्या है कि साहूकार भी एक बड़ी सीमा तक ग्रामीण ऋणग्रस्तता का जिम्मेदार है। मतलब कि साहूकार क्या करता है, किसान को कर्ज देता है लेकिन ब्याज इतना बढ़ा कर लेता है कि किसान कभी भी कर्ज को चुका नहीं पाता है। एक बार किसान उसके चंगुल में फंस गया, साहूकार के चंगुल में फंस गया, तो फिर वह मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में कर्ज दे के बहुत अधिक मात्रा में ब्याज लेते हैं, जिससे किसान कभी भी उन ब्याजों को चुका नहीं पाता है। अंत में होता क्या है, उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना खेत साहूकारों को देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय किसानों को ऋणग्रस्त बनाती हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर जो था कृषि से संबंधित आपको समझ में आया होगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।